So hello students, welcome to this lecture. In this lecture we are discussing about the biomolecule chapter of class 12. तो डिस्कस करते हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल होता क्या है। पहले बायोमोलिक्यूल्स आर, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि बायो एंड मोलिक्यूल। तो जो लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे जो लिविंग सिस्टम है, ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मोलिक्यूल्स हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर जो मोलिक्यूल्स, जो केमिकल्स लाइक जो मोलिक्यूल्स केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है, कंबाइन होकर, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इन अवर बॉडी। तो उन मोलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो इन बायोमोलिक्यूल्स अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए कौन कौन से जो है मोलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए, तो अगर हम बात करें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती है। उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन होती है, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, हमें पता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा डीएनए आता है, आरएनए आता है। दीज आर दी जेनेटिक मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन ईच सेल, जो हमारी फंक्शनिंग को जो है मेंटेन करता है। शेप, स्ट्रक्चर, साइज, एवरीथिंग करेक्टर्स आर ऑल डिपेंड अपॉन द न्यूक्लिक एसिड, ओके। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी की मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम कंप्लीट एक पैकेज होता है जिसके अंदर कंप्लीट हम स्टडी कर रहे होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मोलिक्यूल, जो केमिकल्स जो है एक पर्टिकुलर जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को एक सही तरीके से जो है, अगर हमारी बॉडी काम कर रही होती है तो उनके पीछे इन बायोमोलिक्यूल्स का ही हाथ होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच, एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है केमिकल्स से, जो हमारे लिविंग सिस्टम में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन टू से दैट हमारे जो केमिकल्स हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी हम इस चैप्टर के अंदर कैसे स्टडी कर रहे होंगे, हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन्स को, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स को, उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स को, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हमें पता लग रहा है नाम से, हाइड्रेट्स प्लस कार्बन, ठीक है। जो कार्बन के साथ हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मीन्स जब वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन के साथ ऐड करते हैं तो हमें एक अलग सा जो है मॉलिक्यूल मिलता है, देखिए CxH2Y, ठीक है। तो इन हाइड्रेट्स के जो कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बट अकॉर्डिंग टू हमने कहा है कि टाइम के साथ डेफिनेशन चेंज होती रही, तो एक और डेफिनेशन उसके बाद हमें देखने को मिली, वो है दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द सब्सटेंस विच गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या क्या आ गया है, सिंपली समझिए कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बताऊंगा आपको ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जी ऐसे कंपाउंड होते हैं जब इन पर हम लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, लाइक जी हमारा कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर अगर हम कोई लाइट जो है इस पर फॉल कराते हैं तो ये लाइट को या लेफ्ट या राइट में रोटेट करते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई डिफ्लेक्ट ना करे, सीधी चली जाए, उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट हमने क्या कहा है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक तरह की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को या लेफ्ट या राइट में रोटेट करते हैं। अगर वो लेफ्ट को रोटेट करते हैं तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। सभी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो राइट में उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है, ओके। इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो
इसकी 2-3 जो है क्लासिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे लाइक हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, उसको हम जब ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद अगर वो हमारी लाइक, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, लाइक हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज लगा लीजिए, ठीक है, सुक्रोज को जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो ये किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, फ्रक्टोज। तो जो हमारी ये एक कार्बोहाइड्रेट था, ब्रेक किया 2 यूनिट्स में, तो इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड, ठीक है, डाई ठीक है। अभी सुक्रोज डाइसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड होता है, अभी आपको बता दें, ठीक है, समझ आ गई भी। हाइड्रोलिस ब्रेक डाउन करने के बाद हमें जो देखने को मिलेगा, ठीक है, बस आप एक बार इतना सिंपल सा समझिए। चलिए, पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनो, दूसरे पे आगे हमारे ओलिगो और डाइसैकेराइड, ओलिगो, तीसरे पर आगे हमारे पोली, ठीक है, पीछे सैकेराइड लगा लीजिए। मतलब मोनोसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस होने पर सिर्फ 1 यूनिट दें, ओलिगो 2 से 10 यूनिट्स दें, पोली जो 10 से ज़्यादा दें, ठीक है। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। मोनोसैकेराइड की अगर हम एग्जांपल की बात करें, मोनोसैकेराइड में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसकी जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, ठीक है, आपको साथ के साथ बता देते हैं। भी मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है, फ्रक्टोज के एग्जाम्पल, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड में आपने याद रखना है, सुक्रोज हो गया, अभी बताया था 2 यूनिट थी, 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, इसकी आपने एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, सक्रोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, तो ये हमारे आगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में हमारा क्या होता है? स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, जो काफ़ी सारी जो है ग्लूकोज की यूनिट से बनता है, अल्फ़ा बीटा, वो आपको बाद में बताएंगे। भी पॉलीसैकेराइड जो है ब्रेक डाउन होने पर काफ़ी सारी यूनिट्स को देते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट, अभी हमने बात कर ली ऑन द बेसिस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस के बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो अगर टेस्ट के बेसिस पे बात करें तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 टाइप्स में होते हैं, शुगर, एक नॉन शुगर। शुगर मीन टू से जिनका जो है टेस्ट शुगर जैसा मीठा होता है, और नॉन शुगर जिनका स्वीटनेस टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, इतना हमें पता लग ही गया है ना, ये स्वीट होंगे, ये नॉन स्वीट होंगे, टेस्टलेस होंगे, ठीक है। अगर ये टेस्टलेस होंगे, ये सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर, क्योंकि हमने देखा है चीनी घुल जाती है ना, सोल्यूबल इन वाटर, जे इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें क्रिस्टलाइन इन
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। स्ट्रक्चर हमने पता शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हम पानी में घोलते हैं, उसका क्रिस्टलाइन शुगर होगी। ये हमारी क्या है, अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ठीक है, सो ये हमारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुगर के अंदर जो स्वीट शुगर होती है उसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, और इसके अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर आते हैं हमारे सारे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, तो इसके आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। अभी बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, तीसरी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग, मतलब शुगर्स क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है ना इनके अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो क्लासिफिकेशन है वो होती है तीसरी, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है जी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और तो इसके अंदर हम क्या बात करते होते हैं, इनका कहना है कि जो शुगर्स हमारी टॉलरेंट रीजन को, टॉलरेंट रीजन हो गया, ठीक है जी, टॉलरेंट रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन बताऊंगा अभी, सुनिए सिर्फ आप। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारे टॉलरेंट रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उन सभी को शुगर्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें वही सेम मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है जी, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो हमारे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, जो टॉलरेंट रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, कौन से, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, इसमें पॉलीसैकेराइड्स हो गए। ठीक है जी, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे। इतना जानने के बाद हमें देखिए 3 तरह के क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद हमने पढ़ा टेस्ट के बेसिस पे, उसके बाद रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो हमारे पास 3 तरह की जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना क्या होता है, हमें नोटेशंस होती हैं। ठीक है, डी एंड एल नोटेशन हम ना, जब देखिए मैं बता दूँगा आपको, एक मिनट। जब हम जो एक मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को जब हमने लिखना होता है ना तो कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी, ऐसे हम लिख रहे होते हैं इसको। डी माइनस फिर ग्लूकोज। ठीक है, तो ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ये डी है ना, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बताऊंगा होता क्या। ये माइनस साइन हमें ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। इसकी कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, ठीक है जी, ग्लूकोज तो इसका नाम ही है। ठीक है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके अंदर ना एक क्या होता है, डी और एक एल है। ठीक है, और डी डिफिगेशन शो करता है। एक और सिस्टम होता है, वो होता है, बस आप एक बार इतना समझिए कि हम जो लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइक मैंने एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज बताया। ग्लूकोज के अंदर अगर हमने आपको बुक के अंदर ऐसे देखने को मिल गया कैपिटल डी, यहाँ पे अगर माइनस नहीं होगा तो प्लस होगा। ठीक है, वो अलग से शो कर रहा होगा, यहाँ पे नाम लिखा होगा जो कंपाउंड होगा हमारा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है जी।
ठीक है। देखिए क्या होता है हमारा, ये इस टॉपिक का नाम डालिए डी एंड एल नोटेशन। ठीक है, डी एंड एल नोटेशन। अभी डी एंड एल नोटेशन का मतलब क्या होता है, ये हमें शो करता है इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी। क्या शो कर रहा है इसकी एक मिनट, डी का मतलब और एल का मतलब, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोटेटरी, एल का मतलब क्या होता है, देखिए डेक्स्ट्रोटेटरी और लीवोरोटेटरी जो नोटेशंस क्या होती हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स डेक्स्ट्रोटेक लीवोरोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रोटेटरी लाइक हमारे पास ऐसे कोई कंपाउंड पड़ा है। ठीक है, अगर इस कंपाउंड के ऊपर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो एक सिर्फ सिंगल प्लेन में ही ट्रेवल करती है। अगर ये लाइट आ रही है और ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे और राइट साइड, अगर ये लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है लाइट को, तो ये कंपाउंड हम क्या कहेंगे, लीवोरोटेटरी। अगर ये राइट साइड को मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो, तो जो लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा उसे कहेंगे लीवोरोटेटरी, जो राइट साइड पे करेगा उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डी एंड एल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और बात, जो ये डी एंड एल है इसको आपने इसके साथ मर्ज नहीं करना है, इस कंसेप्ट के साथ मर्ज नहीं करना है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट थिंग जानिए, जो ये डी एंड एल है ये इसके साथ जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है। डी एंड एल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, वो बताते हैं आपको क्या होता है। जो बच्चे ज़्यादा केयर गलती कर जाते हैं, देखिए मैंने कहा क्या डी एंड एल, ठीक है ना, एक डी एंड एल डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं। डी एंड एल क्या होता है, हमारे पास ना एक जो जी का, अगर मैं बात करूँ, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है CHOOH HCH2OH। ठीक है, एक हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जे ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया, जे ग्लूकोज हो गया। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो ग्लिसरैल्डिहाइड के लास्ट सेकंड कार्बन होता है, अगर उसमें OH राइट साइड पे हो, OH राइट साइड पे हो, जो लास्ट सेकंड कार्बन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं अगर वो राइट साइड। अगर यही OH हमारा लास्ट सेकंड कार्बन पे लेफ्ट साइड पे हो तो उसे हम कहते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। समझ आई, डी अगर राइट पे लगा हुआ OH, अगर यही OH इस लास्ट सेकंड कार्बन के लेफ्ट साइड लगा हुआ तो उसे हम एल कहेंगे। तो ज़्यादातर हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमें डी फॉर्म में देखने को मिलता है, मतलब जो लास्ट सेकंड कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड पे होता है, तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कह देते हैं। ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो उसे हम सिर्फ डी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। इसको आपने डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी के साथ मर्ज नहीं करना है, वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं। डी एंड एल एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन, अगर OH राइट साइड पे आ गया तो उस ग्लूकोज को हम डी कह देंगे कैपिटल, नहीं तो अगर लेफ्ट साइड पे आ गया तो एल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे जो प्लस माइनस है ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं, इसको ये अलग केस आ गया। जो डी एंड एल लिखते हैं ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ग्लिसरैल्डिहाइड को हम रेफरेंस मानकर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं अभी वो डी ए के एल है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम बात करेंगे ग्लूकोज की सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज भी बनाते कैसे हैं, है ना। पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला जानिए भी क्या होता है, C6H12O6। ठीक है,
ये हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं? तो पहले हमें पता होना चाहिए 6 कार्बन होता है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी 6 कार्बन एटम होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एल्डोज होता है, लोज शुगर होती है। ठीक है, नेचर में अगर प्रिपेयर करना हो तो हम एक तो सुक्रोज से बना सकते हैं नेचुरली हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये ब्रेक होता है किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कीटोसिस शुगर होती है, कीटोन ग्रुप होता है। ग्लूकोज एल्डोजिस होती है, एल्डोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो सुक्रोज से हम ग्लूकोज ऐसे बना सकते हैं। या दूसरा हमारे पास है माल्टोस। ठीक है जी, माल्टोस को जब हीट करते हैं तो हमारे पास दो ग्लूकोज की यूनिट्स हमें देखने को मिलती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज ऐसे बना सकते हैं सुक्रोज से या माल्टोस से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अभी हम बात करते हैं। अभी हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ग्लूकोज के हमें ना दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक चेन स्ट्रक्चर होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के अंदर अगर हम चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए चेन स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, सिंपली समझिए, बिल्कुल सिंपली। देखिए एक एल्डिहाइड होता है, एक अल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, हमें पता है 6 कार्बन होते हैं, तो चार, दो तो यही आ गए, तो बीच में कितने आ गए? 4, तो 4 लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए इतने। अभी क्या करना है? अभी ऐसे लाइन खींचिए। ठीक है, अभी क्या करना है? जो 30 इसके साथ ना हमें एच और ओ एच ग्रुप लगाने हैं। तो क्या करना है? सिर्फ तीसरे को छोड़ के बाकी में राइट साइड पे ओ एच लगा दीजिए। तीसरे को छोड़कर, तीसरे कार्बन छोड़ के सभी के साइड राइट साइड पे ओ एच लगा दो। ठीक है, और अभी जिधर ओ एच लगाया उसके ऑपोजिट एच लगा दो, एच। अभी जो तीसरा कार्बन है ना उसमें क्या करना है? ओ एच लेफ्ट साइड पे लिखना है, एच राइट साइड पे। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी ग्लूकोज। डी क्यों? क्योंकि ओ एच मैंने कहा है राइट पे होगा, तो क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन, डी। ठीक है, ऐसे तो ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अभी अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ये फिशर प्रोजेक्शन होती है। ठीक है ना, इस तरह की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको एक बार ऐसे बताते हैं। एक मिनट, चलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं आपको इसी के अंदर। इसको रब करके मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। जो जे फिफ्थ कार्बन होता है ना, जो फिफ्थ वाला कार्बन, इसका जो ओ और एच होता है, इस पर नेगेटिव, इस पर वो, हमें पता है जो ओ होता है नेगेटिव चार्ज, एच पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ओ नेगेटिव चार्ज, जे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो पॉजिटिव एच होता है वो इसके साथ कंबाइन हो, क्योंकि जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होता है तो जिस साइक्लिक रिंग बना लेते अपने आप, तो जे एच इस ओ के पास चला जाएगा, जे टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे इसके पर नेगेटिव चार्ज, जे एच इसके साथ कंबाइन करेगा, और जो जे ओ नेगेटिव है ना, जे इस कार्बन जिसके पार्शली पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा? ओवरऑल देखने को हमें ये मिलेगा, देखिए एक मिनट।
आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ इस कार्बन जो डबल बॉन्ड ओ था, इस डबल बॉन्ड ओ का जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ओ के पास शिफ्ट हो गया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जे नेगेटिव के पास क्या चला गया एच, तो जे आ गया ओ एच, जे वाला OH। ठीक है, जे एच मैंने ऐसे की ऐसे लिख लिया इधर। ठीक है, जे एच, जे वाला एच हो गया। ठीक है, जे बाकी इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, जे तीनों ऐसे की ऐसे लिख लिए। अभी जो फिफ्थ कार्बन था ना, फिफ्थ कार्बन का एक एच इधर, फिफ्थ कार्बन का जो कार्बन था जे, जो जे ओ थी, इसकी होगी ये, इसके साथ बॉन्डिंग होगी, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अभी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने कैसे बनाना होता है, देखिए हावरत प्रोजेक्शन कहते हैं हम। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। देखिए क्या होता है, अभी इसी से हमने बनाना है हावरत प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं हावरत। अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं हावरत प्रोजेक्शन। जी हावरत ने दिया था प्रोजेक्शन, तो उसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए हमने क्या करना है, ऐसे बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अभी फिर क्या होता है, ठीक है ऐसे बना लिया अभी आपने। तो अभी क्या करना है, अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर जे एच है ओ एच, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप ऊपर लगा होगा एक नीचे। जो ऊपर लगा हुआ है, जो ऊपर लगेगा वो होगा लेफ्ट साइड पे। मीन टू से दैट जो जे वाले हैं, जे लगेंगे सारे ऊपर, जे लगेंगे सारे नीचे। तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे एच ऊपर, एच ओ एच नीचे, ओ एच नीचे। सेकंड पे एच ऊपर, ओ एच नीचे। ठीक है, तीसरे पे ओ एच ऊपर, एच नीचे। चौथे पे एच ऊपर, ओ एच। अभी जो ये लास्ट का पंगा है ना, इसमें क्या होता है, जो ये हैवी ग्रुप होता है इसे ऊपर रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जो ये हैवी ग्रुप है CH2OH हमेशा ऊपर ही आएगा। ठीक है, और जे एच है, बस इसी में चेंज करना है और सारा वैसे ही वैसे। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि CH2OH जो हैवी ग्रुप है जो ऊपर आ जाएगा, एच नीचे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हावरत प्रोजेक्शन। ठीक है, हावरत ने जो मॉलिक्यूल दिया था, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के हम इस चैप्टर के अंदर और क्या हमें बताया, ग्लूकोज के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। लाइक इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ना क्या होता है, कॉन्ट्रोडिक्शन सी रहती है। भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है या ओपन स्टेट स्ट्रक्चर में जो है रहता है। तो ग्लूकोज के अंदर हमें ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी होता है। कुछ एविडेंस हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के मिलते हैं, कुछ जो हमें एविडेंस है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के मिलते हैं। ठीक है, तो उस इस चैप्टर के अंदर हम उन सभी जो है रिएक्शंस को भी बात करेंगे भी, जिसमें हम ऐसे एविडेंस शो करेंगे कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और हम कुछ एविडेंस ऐसे भी देंगे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम धीरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप एक बार समझिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, फिर हम आप नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हैवरत प्रोजेक्शन हमने बना लिया। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए ग्लूकोज की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या शो करेंगे, हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके अंदर। लाइक रिडक्शन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे और हम शो करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है, हम वो रिएक्शन किसकी बात करेंगे, रिएक्शन विद HI। दिस इज दी HI, रेड फॉस्फोरस। HI हमें पता ही है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रेड फॉस्फोरस। देखने से हमें नाम से ही पता लग रहा है।
रेड 4, सो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया, देखिए CH4 लगा दिए, ठीक है ना, ऐसे बीच में HI रेड फॉस्फोरस लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हमें हेक्सेन बना के दे देगा, N हेक्सेन। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, सो ये हमें N हेक्सेन मतलब क्या बना के दिया, N हेक्सेन हमें बना के दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया इसको सारे को, इसका एल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल ग्रुप भी रिड्यूस कर दिया, क्या बना के दिया, सिंपल अल्केन बना के दिया, मतलब एल्डोज शुगर अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो आइए अब आपको समझ आया होगा इतना। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी क्या हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू।